हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लक्ष्मी नारायण एकेडमी में। अभी तक जिस सीरीज से हम चलते आ रहे हैं उससे आगे बढ़ते हुए आज के टॉपिक पे आते हैं, है ना। तो अभी तक हमने जितना सारा पढ़ा था उससे आगे का हिस्सा हम पढ़ेंगे। तो आज पढ़ने वाले हम आयतन। तो आयतन के बारे में हम आज जानेंगे कि आयतन को किन किन मात्रकों से, किन किन इकाइयों से और किस तरीके के बर्तनों से हम नाप सकते हैं। तो ठीक है, तो आयतन का मतलब क्या होता है? आयतन का मतलब, ठीक, आयतन का मतलब कोई एक ऐसा बर्तन, मान लो एक गिलास है, ठीक है, उसको भर दें हम पूरा, और जब हम उसको पूरा भर दें ऊपर तक की लेयर, और तो उसके अंदर जो भरा हुआ है द्रव या तरल पदार्थ, जैसे हम एक गिलास में पानी भर दें तो उस गिलास में पानी कितना भरा है, ठीक है, उस गिलास में पानी कितना भरा है वो उसका, उस गिलास का आयतन कहलाएगा। ठीक है, ये गिलास होता किस शेप का है, किस आकृति का है? ये होता है बेलनाकार का, ठीक है, बेलन के आकार का, इसको नाम दिया गया है बेलन का आकार। उसी तरह हम कुछ तेल लेने दुकान पे जाते हैं, ठीक है, तो इस तरीके का एक बर्तन वहां मिलता है, ठीक है। तो ये जो बर्तन दिखेगा आपको, इसको बोलते हैं हम शंकु के आकार का बर्तन। ये बर्थडे में यूज करी जाने वाली टोपियों का शेप, ठीक है, कोन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और जब आइसक्रीम खाई जाती है तो एक कोन शेप की आइसक्रीम होती है ना, उसके ऊपर या उसके अंदर भरी हुई आइसक्रीम होती है। तो इस तरीके का जो शेप कहलाएगा वो शंकु कहलाएगा, ठीक है, शंकु के आकार का बर्तन। उसी तरह एक फुटबॉल होती है, ठीक है, फुटबॉल पूरी कैसी होती है? गोल होती है ना, उसके अंदर क्या भरा होता है? हवा। तो जो फुटबॉल है वो किस आकृति का है? गोले की आकृति का है, गोलाकार है, ठीक। तो इस तरीके के जो बर्तन है, इस तरीके की जो संरचना है, उसमें जो चीज भरी है वो कितनी भरी है वो उसका कहलाता है क्या? आयतन, ठीक। तो आज हम उनको नापने वाली इकाइयों पर चर्चा करेंगे कि उनमें किन किन इकाइयों में उनको नापा जाता है। तो सबसे पहला है सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीलीटर, ठीक है, मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। फिर उसी तरह 1 लीटर में 10 लीटर, 1 हेक्टोलीटर में 10 डेका, ठीक है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, डेसीलीटर, 1 डेसीलीटर में 10 सेंटीलीटर और 1 डेकालीटर में 10 लीटर। अब यह चीज क्या करती है? आपको याद करने की जरूरत पड़ रही। इसको पढ़ने के लिए हम एक छोटी सी ट्रिक का उपयोग करेंगे जिसमें हम इन सब का परिवर्तन करने का एक नियम याद हो जाएगा। तो वो नियम क्या है उसको याद रखने के लिए केवल एक लाइन याद रखेंगे हम। सबसे पहले होता है किलो। क्या होता है? किलो। ये हमने भार और लंबाई के मात्रकों में याद किया था, ठीक है, भार और लंबाई के मात्रकों में याद किया था। क्या याद किया था? पहला था किलो, इस तरीके से हमने 7 बनाए थे। पहला था किलो और दूसरा है हेक्टो, ठीक है, हेक्टो। तीसरा आ जाएगा डेका, तीसरा क्या आएगा? डेका। फिर चौथा आ जाता है मिडिल टर्म, उसको हम लीटर बोलते। देखो, लंबाई के लिए ये मीटर था, ठीक है, और भार के लिए ये ग्राम था, और नापने के लिए ये क्या हो जाएगा? लीटर हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद आता है डेसी, इसके बाद क्या आता है? डेसी। फिर आता है सेंटी, फिर आखिरी आता है मिलीलीटर।
इस लाइन को आपको याद रखना है कि किलो, हेक्टो, डेका और बीच वाला हिस्सा क्या, लीटर। फिर उसके बाद 3 डेसी, सेंटी और मिली। तो ये हो गया किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेका लीटर, लीटर, सेंटीलीटर, सेंटीलीटर और मिली लीटर। ठीक है, इस तरीके से जो मात्रक बने उनको याद करने के बाद उनको परिवर्तित करने का एक तरीका है। समझो कैसा कि 1 किलो में प्रश्न पूछा जाएगा 1 किलो लीटर में कितना लीटर होता है। ठीक है, तो 1 किलो का हमने यहां 1 लिखा, उसके बाद कितने छूट रहे हैं इधर, 1, 2, तीसरा स्थान लीटर का है, तो 1 लिख के 3 जीरो लगा देंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1 किलो लीटर में 1000 लीटर। ठीक है, अब इसी तरह 1 हेक्टोलीटर में पूछा है, 1 हेक्टोलीटर में क्या कितना लीटर होता है, तो 1 हेक्टोलीटर का 1, फिर डेका और लीटर के 2 जीरो, तो मतलब कितना हो जाएगा, 1 हेक्टोलीटर में 100 लीटर हो जाएगा। ठीक है, यदि 1 हेक्टो में 1 डेका, 1 हेक्टो से डेका में परिवर्तन पूछे तो ये हेक्टो का 1 और ये 10, तो कितना हो जाएगा, 1 हेक्टोलीटर में 10 डेका लीटर, ये लीटर है ना, यहां भी मिली लीटर है और ये बाकी सब लीटर है ना, ये भी लीटर है। तो इस तरीके से हम इनको परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि मान लो प्रश्न ये आ जाए कि 1 मिली लीटर में कितना सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर या डेका लीटर, हेक्टोलीटर या किलोलीटर होता है। अभी हम पहुंच रहे थे उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ की इकाइयों की, अब हम पढ़ रहे हैं सीधे हाथ की इकाइयों से उल्टे हाथ की तरफ की इकाइयों में। तो यहां कुछ नहीं करना, जो जीरो हम गुणा के रूप में लिख रहे थे अब उससे इस तरफ आएंगे तो भाग के रूप में लिखेंगे। जैसे 1 मिलीलीटर में पूछ लिया, मान लो डेसी, तो क्या लिखना है डेसी के लिए, तो 1 के बटे में 1 2 जीरो, कितनी जीरो, 1 और 2 जीरो, तो 1 मिलीलीटर बराबर क्या होगा, 1/100 डेसी लीटर। क्या होगा, 1/100 डेसी लीटर। उसी तरह सेंटी से यदि लीटर पूछ ले, लीटर से हेक्टो पूछ ले, तो बस 1 बटे में लिखना है और उसके बाद इधर कितना पूछा है उतने जीरो लगा देना है। बड़ा आसान है, इसको समझना, केवल हमें इनको रटना नहीं है, एक लाइन याद रख लेना, उससे सारे के सारे जितने भी मात्रक हैं आयतन के वो हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आपको कि हम आयतन को किस तरीके से और आयतन के मात्रकों को किस तरीके से हम याद कर सकते हैं। चलो, अब ये तो है मात्रक। अब ऐसे बर्तन जिसमें आयतन निकाला जाता है उस पर चर्चा करेंगे हम और इसके आगे चलते हैं। तो आयतन के मापन के जो बर्तन है या जो पात्र हैं वो कितने प्रकार के, किस आकृति के होते हैं, उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है कमरे। कमरे का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा जो घनाभ के आकार का कोई एक बर्तन हो। ठीक है, कैसा हो, घनाभ के आकार का। तो घनाभ का आकार कुछ इस तरीके से बन जाता है ना, जैसे आपका एक घर का घनाभ के आकार का एक कमरा है, उसके अंदर यदि हम कुछ सामान रख दें, मान लो उसको भरने के लिए हमने गेहूं की बोरियां उसमें भर दी, तो हम यदि आयतन का मतलब जानते हैं, आयतन निकालना जानते हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि इसमें कितनी बोरियां भरा सकती है। इसकी लंबाई, ठीक है, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यदि हमें पता है तो हम इस कमरे के अंदर कितना सामान, कितना जो भी कुछ रखना चाहे, बोरी रख दें या फिर कुछ और भर दें,
तो इस तरीके से भरा हुआ जो कुल मात्रा आएगी वो उसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। तो यदि ये लंबाइयां, ऊंचाई और ये चौड़ाई यदि मीटर में है तो इसका मात्रक हो जाएगा घन मीटर। क्या हो जाएगा, घन मीटर। यदि इनकी लंबाइयां चौड़ाइयां काय में हो, सेंटीमीटर में, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, घन सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से ये जो मात्रक हैं लंबाई वाले वो उनके साथ क्या जुड़ जाएगा, घन जुड़ जाएगा, तो वो उसका कहलाएगा आयतन का मात्रक। ठीक है, तो कमरे की बात हो रही है तो ऐसा जिसमें घनाभ के आकार का कोई एक आकृति हो, उसमें हमने कितना सामान रखना है वो उसका आयतन कहलाएगा। तो इसका एक फॉर्मूला बनता है कि घनाभ का आयतन निकालने के लिए लंबाई और उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई यदि का गुणा कर दिया जाए तो ये जो जितना हल आएगा उसका ये कमरे या घनाभ के आकार के का आयतन हो जाएगा। तो आयतन हो जाएगा यदि इसके मात्रक, मात्रक का मतलब समझ लो कोई एक इकाई है ना, तो वो हो जाएगी घन इकाई। क्या हो जाएगी, घन इकाई। अब वो चाहे मीटर में हो ये इकाइयां या सेंटीमीटर में हो, है ना, इस तरीके से कोई भी इकाई जो लंबाई की होती है वो ले सकते हैं। इसलिए हम लिख रहे हैं घन इकाई। जब हम इनके सवाल को हल करेंगे, क्षेत्रमिति पढ़ेंगे, तो प्रत्येक के विषय में अलग अलग सवाल होते हैं। ठीक है, वो करेंगे घन से रिलेटेड, बेलन से रिलेटेड, गोले, अर्धगोले, शंकु और उसका आयतन से जितना की मतलब जब हम उसको हल करेंगे कि यदि हमने गोले को हल करा तो उसमें क्या होता है, त्रिज्या होती है ना, उसकी ऊंचाई होती है, इस तरीके से उसमें बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी हम एक बेसिक चीज ये समझ रहे हैं कि आयतन क्या, वहां क्या मतलब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया घनाभ या कमरे का आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और इसका मात्रक क्या होगा, घन इकाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला है घन। जिस तरीके से घनाभ था, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई थी, उस तरह एक और चीज है घन। घन का आयतन मतलब ऐसा बर्तन जो अपनी चारों इकाइयां, मतलब उसकी जो तीनों इकाइयां हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, उसको हम बोल दें भुजा या इसका नाम दे दे कोई ए। तो ये जो लंबाई है, चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, ये सारी कैसी हो, समान हो। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इनकी कैसी हो, समान हो, तो हम इसको घन का आयतन कहते हैं। अब आयतन आ गया। उसी तरह जब घनाभ में हम लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई लिख रहे थे, तो यहां पर भी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई लिखेंगे। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ये कितने हो गए, 3। तो a की घात हम 3 लिख सकते हैं। यदि घन की एक भुजा हमें पता है, किसी एक घनाभ के आकार का एक कमरा है जिसकी जो तीनों भुजाएं हैं वो कैसी है, बराबर है, तो हम उसको इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं कि उस कमरे का आयतन क्या है, उस कमरे में कितनी बोरियां हैं या कितना सामान उसमें भर सकते हैं, वो उसका आयतन कहलाएगा। अब आयतन आ गया, इसके बाद क्या होता है इनका मात्रक। तो घन इकाई, ये घन इकाई का क्या मतलब हो गया, तो घन तो होता क्या है, आयतन का मात्रक। अब इकाई का मतलब क्या हो गया कि यदि उस कमरे को नापा किस इकाई में गया है, मीटर में नापा गया है या सेंटीमीटर में नापा गया है, इस तरीके से जिस इकाई में नापा गया है वो उसका क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगी, तो उसको कहेंगे घन इकाई। जिस तरीके से हम क्षेत्रफल भी ज्ञात करेंगे उसको वर्ग इकाई बोलते हैं। ठीक है, इसको घन इकाई बोलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट है बेलन। बेलन, अभी हम चर्चा कर रहे थे एक गिलास के विषय में।
ठीक है, एक गिलास के विषय में। तो गिलास क्या था कि यदि एक गिलास में पूरा पानी भर दें तो वो पानी उस गिलास में कितनी मात्रा में भरा है वो उसका कहलाएगा आयतन। तो बेलन कैसा होता है, गिलास के जैसी आकृतियां जो कहलाती हैं, जो ऊपर से और नीचे से बराबर हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि ऊपर से बराबर है और नीचे से इस तरीके से, तो ये बेलन की आकृति नहीं है। ठीक है, ऊपर और नीचे की आकृति कैसी होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक, चलो, तो ये क्या हो गया, बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन निकालने के लिए क्या है कि इसकी ऊंचाई होती है कि वो कितना ऊंचा है। ठीक है, और जो उनके गोल गोल उनके मुंह और नीचे का जो तलवा है वो है, तो वो कितना उनका क्षेत्रफल वो घेरता है। तो उसके लिए उसका ये पूरा व्यास होता है और जो आधी होती है वो उसकी क्या होती है, त्रिज्या होती है। इस तरीके से बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या मिलकर ये बताएगा कि उसके अंदर R और H, जहां R क्या है, बेलन की त्रिज्या है, और H क्या है, उसकी ऊंचाई है। H क्या है, उसकी ऊंचाई। ठीक, तो R और H मिलकर बेलन का आयतन निकालेगी। तो बेलन के आयतन निकालने का सूत्र पाई आर क्यूब H होता है, पाई आर स्क्वायर H। ठीक है, पाई आर स्क्वायर H, ये क्या होता है, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर H, तो यहां R क्या है, बेलन की त्रिज्या है, और H क्या हो गई, बेलन की ऊंचाई। अब निकालने के लिए यहां लगती है मात्रक, तो इसको हम लिखते हैं घन इकाई। घन इकाई का मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर कितना पानी भरा हुआ है, और मात्रक का मतलब, इकाई का मतलब यह हो गया कि त्रिज्या को काई में नापा गया है और ऊंचाई को काई में नापा गया। इन दोनों को सेम इकाई में नापना जरूरी है। यदि एक मीटर हो जाए और एक सेंटीमीटर हो जाए तो हमें या तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा या मीटर वाले को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको बराबर रखेंगे। जब हम इनके सवाल करेंगे तो और डीप में समझाएंगे कि हम इनको किस तरीके से बराबर करके सूत्र का उपयोग करके उसका आयतन निकालते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा बेलन हो गया, अब आता है गोला। ठीक है, तो गोले जैसी आकृति क्या कहलाएगी, गोले का आयतन, है ना। गोले जैसी आकृति का मतलब कैसी, फुटबॉल है, फुटबॉल कैसी होती है, पूरी गोल होती है, उसके अंदर हवा भरी हुई होती है ना, तो उसके अंदर कितनी हवा भरी है वो उसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। ठीक, अब गोले में, जब गोले का सूत्र हम याद रखें तो गोले में सूत्र होता है। ठीक है, तो गोले में होता क्या क्या चीज है, पहले तो ये समझ लो। गोला है तो गोले में ये हो गई उसकी क्या, त्रिज्या। ठीक है, गोले में क्या हो गई, ये उसकी त्रिज्या। ठीक, अब त्रिज्या को क्या बोलते हैं हम, R। अब ये R, गोले की जब त्रिज्या निकाली तो त्रिज्या के साथ जितना इसका कैलकुलेशन बनता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4/3 पाई आर स्क्वायर नहीं होता, पाई आर क्यूब होता है ना। 4/3 पाई आर क्यूब को सही लिख लें, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां 4/3 तो जो है अंक एक भिन्न है, पाई का मतलब होता है क्या कि वो यहां से लेके ये जो घूम के वापस पहुंचा है, ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये क्या हो गई पाई, और ये क्या हो गया उसकी त्रिज्या r। तो r कितनी बार है, वो 3 बार। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर की घात 3 या 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा गोले का आयतन। मात्रक वही लगता है, घन इकाई। इकाई का मतलब समझ आ गया होगा अब तक कि हम
उनको इस त्रिज्या को किस इकाई में नाप रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम अगले अर्धगोले पे। तो जो गोला था वही है, उसी को आधा कर दें, मतलब ये गोला और ये एक कटोरी समझ लें कि उसके नीचे का ये जो हिस्सा है वो वृत्ताकार बन रहा है ना, और आधे वृत्त का, और उसके ऊपर भी उसका जो मुंह है वो कैसा है, वृत्त के आकार का है। तो वो हो जाएगा अर्धगोले का आयतन। जब हमने गोले का आयतन लिखा था तो वो लिखा था 4/3 पाई r की घात 3, ये था गोले का। अब इसको आधा कर दें, 4 को आधा कर दें तो कितना हो जाएगा 2। तो इसका सही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2/3 पाई r की घात 3। मतलब जो पूरा गोला था उसको कर दो आधा, तो क्या हो जाएगा, वो अर्धगोला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्धगोला। और उसका आयतन हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, घन इकाई। ठीक है, अब यहां r क्या है, इसकी ये त्रिज्या, गोले की त्रिज्या। अब इसके बाद आता है शंकु का आयतन। तो ठीक है, अब गोला खत्म है ना, अब आता है शंकु। शंकु का आयतन। तो शंकु किस तरीके का होता है, जोकर की टोपी या बर्थडे टोपी या आइसक्रीम खाने वाला कोन, उस तरीके का जो शेप दिखता है वो कैसा कहलाएगा, कोन शेप कहलाता है ना। तो इसकी ये जो है इसको हम ऊंचाई बोलेंगे, इसे हम त्रिज्या बोलेंगे, और इसको बोलते हैं हम इसकी तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, अब इनसे संबंधित ये है कि ये जो पानी अंदर भर रहा है, इसको आइसक्रीम में जो इतनी आइसक्रीम आती है भरी हुई पैकेट वाली, ठीक है, वो कितनी आती है वो उसका कहलाएगा आयतन कहलाएगा। ठीक है, अब इसको आयतन निकालने के लिए सूत्र का उपयोग करेंगे, 1/3 पाई r स्क्वायर h, है ना, 1/3 पाई r क्यूब h। ठीक, तो ये हो गया शंकु का आयतन। अब यहां r क्या है, इसकी त्रिज्या है, और h क्या है, इसकी ये वाली ऊंचाई। ये l होती है तिर्यक ऊंचाई। क्या होती है ये, तिर्यक ऊंचाई। तो अभी इसका l से कोई संबंध नहीं है, लेकिन यदि प्रश्न में आता है तो यहां इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज बनता है ना, r और ये h। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग किया जाता है। क्या, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना। अब यदि L दिया हो, H दिया हो, ये सब हम क्षेत्रमिति में हल करेंगे, है ना। तो इनको सवालों को हल करा जाएगा। ठीक, अब इसके बाद जो आयतन आ रहा है बर्तनों में, इसका जो आयतन आ रहा था बर्तनों में, उनको हम भरा जाएगा। तो जो शंकु का आयतन कितना होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h, क्यूब h नहीं था, वो क्या है, स्क्वायर h, थोड़ी सी है ना, स्क्वायर थोड़ा सा इस तरफ लगाएं, है ना, स्क्वायर h। ठीक, ये हो गया शंकु का आयतन। इस तरीके से हम किसी बर्तन का आयतन निकाल सकते हैं। तो ये आयतन पे आज हमने सारी चर्चाएं कर ली, और जब हम इसका क्षेत्रफल पढ़ेंगे, क्षेत्रमिति पढ़ेंगे, तो आयतन के अलावा और क्षेत्रफल भी हम ज्ञात करना सीखेंगे, जिसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन पर भी चर्चा होगी। ठीक है।